Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम एनटीपीसी के बेसिकली एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जीके के उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें कराई हैं और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल इसका मतलब हम काफ़ी डिटेल में जाते हैं। जो भी आजकल का पैटर्न है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको कवर कर रहे होते हैं। और इस पूरी सीरीज में आपके 9 सेट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको देखना। एक एक सेट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उस पर्टिकुलर टाइम जितने टाइम पीरियड की वीडियो होती है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। एंड ये आपका सेट नंबर 10 है सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, द साहित्य अकादमी अवार्ड वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च। यहाँ पे आपका बेसिकली ईयर पूछा गया है कि साहित्य अकादमी अवार्ड देना कब से स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था 1954 से। कब से स्टार्ट किया गया था, अब ये डेट पूरी याद होनी चाहिए। हो सकता है आपसे आने वाले एग्जामिनेशन में कहीं डेट पूछ ले। तो 12 मार्च 1954 से आपका साहित्य अकादमी अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना स्टार्ट कर दिया था। और ये कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, तो ये टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया जाता है बेसिकली। इसका राइट आंसर तो 1954 हो गया। आप कुछ बातें, आप कुछ ज्ञान लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 24 लैंग्वेजेस में आपका टोटल दिया जाता है। जिसमें से कि आपका 22 लैंग्वेजेस जो है वो कौन सी हैं, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 8th शेड्यूल में है ना। बेसिकली आपका शेड्यूल पूछा जाता है। तो 8th शेड्यूल जो है आपका, इसके अंदर गिवन है जो 22 लैंग्वेजेस। अब यहाँ से कुछ अमेंडमेंट हुए हैं जो कि तो देखो क्या बोल रहा था, 8th शेड्यूल में आपका जो लैंग्वेजेस हैं उनमें अमेंडमेंट हुए हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि वो आपको यहाँ पे टाइमलाइन जो है एक याद होनी चाहिए। काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कितनी लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, तो 1950 में यहाँ पे बोला गया कितनी लैंग्वेजेस होंगी, 14 लैंग्वेजेस आपकी पहले ऐड की गई। ठीक है, याद रखना ईयर। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो लिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 1967 में क्या हुआ आपका, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे मैं आपको सारे एक्ट जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड है ना वो सारे एक जगह करा दूंगा, तो काफी बढ़िया रहेगा। 1967 का 21st अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई, तो सिंधी लैंग्वेज जो है इसके अंदर ऐड कर दी गई। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं लैंग्वेज वाले, याद रखना है इसको। इसके बाद 1992 ईयर आता है। ठीक है, 1992 ईयर में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया, तो 71st अमेंडमेंट एक्ट आता है। अमेंडमेंट एक्ट आता है और इसके थ्रू कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की जाती है, तो 3 लैंग्वेजेस। ध्यान देना कौन कौन सी है, कोंकणी, फिर आपका मणिपुरी, कोंकणी हो गई, मणिपुरी हो गई और आपका नेपाली। क्या बोला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये भी क्या है, लैंग्वेजेस है इंडिया की। कोंकणी हो गई, मणिपुरी और नेपाली। याद रखना, नेपाली से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, नेपाली लैंग्वेज कब ऐड की गई 8th शेड्यूल में, तो 1992 में की गई। ठीक। अच्छा, ये मणिपुरी लैंग्वेज को ही बोला जाता है मेती करके। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेती लैंग्वेज कौन सी होती है, तो मणिपुरी लैंग्वेज को ही मेती करके बोलते हैं। फिर आपका टाइम आ जाता है 2003 का। ठीक है, यानी कि 2003 में क्या होता है, आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट आता है। कौन सा आता है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट आता है। अमेंडमेंट एक्ट, और इसके थ्रू आपकी बेसिकली इसमें भी 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी 2003 में। देखो पहले क्या हुआ, एक लैंग्वेज सिंधी, फिर आपकी 3 लैंग्वेज कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर कितनी लैंग्वेज ऐड की गई, 4 लैंग्वेज ऐड की गई। वो कौन कौन सी थी, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली और इसके अलावा एक संथाली। ठीक है, संथाली आपको कहीं संथाली मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे संथाली ही एक्चुअली नाम है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस आपकी 2003 में ऐड की गई 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और सबसे लेटेस्ट जो लैंग्वेज को लेके अमेंडमेंट हुआ है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो ज्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले। आपका 2011 में क्या हुआ, 96th अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, 96th अमेंडमेंट एक्ट आया और इसके थ्रू क्या बोला गया, जो आपकी लैंग्वेज उड़िया थी ना, उसका नाम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओडिया करके लिखा हुआ था। क्या था, ओरिया। तो यहाँ पे बोला गया इसकी जो लैंग्वेज है ना उड़िया की, वो ओरिया नहीं है,
वो उड़िया है, यानी कि ODIA। ये आपका इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आपका उड़िया लैंग्वेज इसमें ऐड की गई है, इसमें बस स्पेलिंग करेक्शन किया गया है उड़िया का। तो अगर ये पूछा जाए उड़िया लैंग्वेज का स्पेलिंग करेक्शन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, तो 96 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा ईयर में, तो 2011 में। ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके अमेंडमेंट हुए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब देखो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 15, 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18, 18 प्लस 4 यहाँ से ऐड हो गए, तो हमारे पास टोटल कितनी लैंग्वेज आ गई, 22 लैंग्वेजेस आ गई। और साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ठीक है। एंड और देखो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे पहला जो साहित्य अकादमी अवार्ड है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, ये पूछा जाता है हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहला किसको मिला, तो याद रखना ये मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को। माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था सबसे पहला हिंदी, कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी में, चतुर्वेदी को। और कौन से ईयर में मिला था, तो 1955, जो कि पहला ही अवार्ड था एक्चुअली, सबसे पहला भी और हिंदी में भी, ठीक है। एंड और क्या याद रखोगे, हाँ, अभी तक आपके साहित्य अकादमी अवार्ड में टोटल 60 अवार्ड दिए जा चुके हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है आपका साहित्य अकादमी। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट एग्जाम्स में कि आपका सबसे पहली वुमन कौन थी जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, तो ये थी अमृता पीतम। अमृता पीतम जी थी। और ये इनको कौन सी लैंग्वेज में मिला था, पंजाबी में, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज के अंदर पहली महिला थी जिनको ये अवार्ड मिला। और और क्या याद रखोगे, हाँ यार, एक क्वेश्चन आपको और पूछा गया है इससे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका किसको मिला था सबसे पहली बार, तो ये मिला था R K नारायण को, ठीक है। किसको मिला था, R K नारायण को मिला था। याद है ना, इन्होंने ही मालगुडी डेज वगैरह आपने पढ़ी होगी तो इन्होंने ही लिखी है। ये था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे पहला, और ये आपका 1960 में मिला था। तो एक फैक्ट ये भी माइंड में रखना। नाउ साहित्य अकादमी अवार्ड के जो करंट आपका करंटली किसको मिला है, करंट वाली बात कर लेते हैं तो आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने बताई दिए हैं। तो अब देखो इसमें काफी सारे होते हैं, 24 या 22 के अप्रॉक्स इसमें मिले हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, जैसे कि आपका इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अब इनमें भी क्या करता है वो आपसे या तो डायरेक्ट पूछ लेगा साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला, या फिर अब जैसे देखो इंग्लिश की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंग्लिश में ये मिला है नमिता गोखले जी को, ठीक है। किसको मिला है, नमिता, अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ स्पेस तो है, नमिता गोखले जी को मिला है। इनकी जो बेसिकली नोवेल था उसका नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि थिंग्स टू लीव बिहाइंड किसने लिखा हुआ है, बिकॉज इनको अवार्ड मिला है, काफी न्यूज में रहा। ये 2021 का है, ठीक है, ये 2021 की बात हो रही है। तो ये किसको मिला, नमिता गोखले को मिला। बाकी हिंदी की अगर हम बात करें तो दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा जी को ये अवार्ड मिला है हिंदी में। तो अब फटाफट से अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बारे में जो भी जरूरी बातें थी आपको पता चल गई हैं, करंट की भी, आगे पीछे की भी जो भी है। अब ये आई थिंक ये आपका मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये लिखा हुआ है कि सिक्किम का जो एक फोल्क डांस, सिक्किम का एक फोल्क फेस्टिवल है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिक्किम का एक फोल्क फेस्टिवल है जिसका नाम है हबाब द्यूचेन, ठीक है। अगर बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हो तो लोकल जो आपका लोकल एक बेसिकली जो स्पीच होता है उससे डिफरेंट होता ही है, तो उसके लिए माफ करिएगा। तो हबेब द्यूचेन जो आपका बेसिकली फेस्टिवल है, सिक्किम का फेस्टिवल है, एक तो ये याद रख लो, ठीक है, यहाँ का फेस्टिवल है सिक्किम का। तो इसमें बेसिकली कौन से भगवान की पूजा करते हैं ऐसा कुछ पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली जो आपके भगवान बुद्ध हैं उनको उनको लेकर के मनाया जाता है। उनके बारे में एक मैथोलॉजी है कि वो वापस आए थे अपना ज्ञान देने के बाद पृथ्वी पे, तो उसको लेकर के ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 4 मेजर फेस्टिवल होते हैं भगवान बुद्ध के, उनमें से एक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहीं ना कहीं फिर से फंसेगा, लावेब द्यूचेन। और इसके बारे में एक चीज और देखो, ये सेम फेस्टिवल आपका 4 कंट्रीज में और मनाया जाता है अलग अलग नाम से, उनके नाम पता होने चाहिए और कौन सी कंट्री में ये भी पता होना चाहिए। अगर कभी पेपर आपका ऊपर नीचे हुआ तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा। सबसे पहले की बात करें तो बाप फुल मून पोया, ठीक है, बाप फुल मून पोया ये मनाया जाता है आपका श्रीलंका में, क्लियर है। देन आपका सेकंड वाला होता है वान ओक फांसा, ये बेसिकली यही सेम फेस्टिवल है, इसका नाम अलग अलग है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में मनाया जाता है। ये है आपका थाईलैंड में।
अब आप देखोगे तो श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब जगह बुद्धिज्म ही फॉलो किया जाता है, बुद्धिस्ट कंट्रीज ही है ये एक तरीके से। फिर अगर हम बात करें तो ये आपका लाओस में मनाया जाता है, लाओस। लाओस में है आपका बुआन सुआंग, बुआन सुआंग, ठीक है, बुआन सुआंग करके है कुछ। और इसके बाद में आपका थांडिंग युत करके ये मनाया जाता है म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार से एक दो क्वेश्चंस और पूछे गए रिसेंट एग्जाम में, बता दो फटाफट से, म्यांमार की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, और आप म्यांमार की मुझे कैपिटल का नाम बताओगे और इसकी करेंसी का नाम भी बताओ। पूछे गए ये क्वेश्चन रिसेंटली, बताइए आप। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फटाफट से, थोड़ा सा नीचे आते हैं। एंड ये देखो यार, ये काफी छुटको बुटको सा क्वेश्चन है, इसे फटाफट से सॉल्व कर डालो, आंसर सामने कर दिया ना, कोई नहीं, किसी दिन टेस्ट लेता हूँ आपका रीजनिंग और मैथ्स का। देखो क्या पूछ रहा है इन कंटेम, अब ये क्वेश्चन यार काफी हार्ड है, आई डोंट थिंक कि बहुत से बच्चे इसको कर पाए होंगे। इन कंटेम्परेरी कर्नाटिक म्यूजिक हाउ मैनी मेलाकार्ता रागास आर देयर। तो यार ये काफी डीप क्वेश्चन है। अब अगर वो लोग इस लेवल तक पहुंच गए हैं तो आपको भी इस लेवल तक मुझे पहुंचाना पड़ेगा, वो भी कम से कम टाइम में। तो इस पे हम 4 से 5 मिनट लेंगे और फटाफट से देखो। समझने की बहुत ध्यान से कोशिश करना, समझ जाओगे तो बढ़िया है, याद रहेगा, नहीं तो ऐसे रट्टा रट्टा बैठाते रहोगे, कुछ याद नहीं होने करने का, ठीक है। इंडियन क्लासिक म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं, क्या है आपका इंडियन क्लासिक म्यूजिक, जो कि आपका भारत का शास्त्रीय संगीत है। इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और एक होता है आपका साउथ इंडियन, ठीक है, जो कि आपका साउथ स्टेट में फॉलो किया जाता है। एक होता है जो आपका नॉर्थ स्टेट्स में फॉलो किया जाता है। इंडियन क्लासिक म्यूजिक के ये दो पार्ट हैं। जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक होता है ना, इसको बोला जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। और जो साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इसको हम बोलते हैं कार्नाटिक म्यूजिक, ठीक है, कार्नाटिक म्यूजिक। तो दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन कैसे बना। इन्होंने कहा अभी कार्नाटिक म्यूजिक के अंदर कितने राग होते हैं, ऐसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में कितने राग होते हैं। तो ये है, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो चीजें एसएससी वाले एनटीपीसी वाले बच्चे नहीं पढ़ते थे पहले, इन चीजों पे भी आपको आना पड़ेगा। तो कोई भी म्यूजिक होता है ना, तो उसके अंदर कोई भी क्लासिकल म्यूजिक है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं किसी भी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। एक होता है आपका राग, एक होता है आपका ताल, ठीक है, राग एंड ताल। यानी कि मेरा कोई भी म्यूजिक होगा, अब हिंदुस्तानी म्यूजिक ए नॉर्थ इंडियन म्यूजिक एंड साउथ इंडियन म्यूजिक ए कर्नाटिक म्यूजिक, इन दोनों के अंदर क्या होंगे, राग होंगे और आपके ताल होंगे, ठीक है। तो यही इसने पूछ लिया कितने राग होते हैं। कर्नाटिक म्यूजिक यानी कि साउथ इंडियन म्यूजिक की अगर बात करें तो इसमें 72 मेलाकार्ता राग होते हैं, तो 72 तो इसका राइट आंसर हो गया। वैसे श्रुति स्वर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अपन को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें इतना चीजें पता होनी चाहिए, म्यूजिक के अंदर क्या होता है, राग होता है, ताल होता है। कितने राग एंड ताल होते हैं, तो 72 आपके राग होते हैं साउथ इंडियन में। अच्छा, हिंदुस्तानी राग की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ओवर देन लैक ऑफ राग्स होते हैं, इसमें राग बहुत सारे हैं, क्योंकि दोनों म्यूजिक का जो बेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। साउथ इंडियन में अकेले 72 ही राग हैं, जबकि आपका जो हिंदुस्तानी है अगर हम उसको पूरा देखें तो लाख के ऊपर है। अब बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्थ इंडियन म्यूजिक से या हिंदुस्तानी म्यूजिक से, वो दो तीन है, मैं आपको अभी फटाफट से दिखा देता हूँ। एक बार देखो, हिंदुस्तानी म्यूजिक से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो ये होते हैं तबला, एक तो तबला यूज होता है आपका, सारंगी यूज होती है, देन आपका सितार यूज होता है, देन आपका फ्लूट यूज होती है, फ्लूट समझते हो ना, बांसुरी। इसके अलावा सितार हो गया, बांसुरी हो गई, संतूर होता है, ठीक है, संतूर, और अपना वायलिन, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही आपके टोटल होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसके अलावा कोई भी आपका अगर आता है, वो आप जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो आपको पता होने चाहिए 6 ही होते हैं आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, सारंगी, सितार, फ्लूट, संतूर, वायलिन, ठीक है। चलो, अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि जो अब हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या है, राग बहुत सारे हैं, तो मेजर इसमें स्टाइल्स होती हैं, जैसे कि स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये कितनी होती हैं टोटल, 10 मेन स्टाइल्स हैं, 10 मेन स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसको मैं एचएम लिख देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए। जैसे कि आपका एक तो हो गया ध्रुपद, ध्रुपद हो गया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ये जो भी करा रहा हूं ना, वो या तो आ चुका है या आने की प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छे से माइंड में बिठा लेना।
ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया। ख्याल ये आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक का पार्ट है, वैसे ये पर्शिया से आया था, खैर ये इतनी डिटेल में आपको जाना नहीं है। एक होता है टप्पा, एक होता है आपका चातुरंगा। अरे यार क्या लिखा रहा हूँ, चातुरंगा, ठीक है, चातुरंगा होता है। फिर आपका ठुमरी होती है ना, ठुमरी आपने सुनी भी होगी, काफी ज्यादा ये राजस्थान की रीजन में गाई जाती है। देन आपका राग सागर होता है, राग सागर हो गया। अपना होरी होता है, होरी, धामर, होरी हो गया, धामर हो गया। और क्या छूट रहा है यार, तराना, हाँ तराना होता है, और एक सरगम होता है। तराना होता है, सरगम होता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 जो है मेन स्टाइल्स हैं आपकी हिंदुस्तानी म्यूजिक की। इतनी चीजें बस माइंड में रख लेना, दैट्स इट। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक की कितनी मेन स्टाइल है, तो 10 है। या फिर आपको इसमें से ऐसा दे सकता है कौन सी नहीं है, कौन सी होती है। कुछ अब समझ रहे हो ना आजकल क्वेश्चंस का लेवल क्या चल रहा है, तो ये चीजें आपको एक माइंड में होनी चाहिए। अब जैसे इसमें बात करें तो ये राग के ही बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो वो अपने काम के नहीं है। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, वो अपने काम की नहीं है, जो एक बार आ सकती है वो हमने देख ली, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो कहाँ मिलेगा, ये रहा क्वेश्चन। ये तो आई थिंक सब लोग बता ही दोगे यार। पूछ रहा है कि कौन सी डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिससे कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जा सके, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन से ही 2 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक। ये चीज है, तो बताओ कौन सी डेट है इसका, तो आंसर आप ही लोग बताओगे। तो खैर 29 अगस्त 1947 इज द राइट आंसर। अब ये देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके बारे में 2 4 चीजें अगेन देखेंगे क्योंकि पूछी जाती हैं। अब इसके अगर पूछा जाए टेम्पोररी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, टेम्पोररी चेयरमैन, तो इनका नाम था सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट कौन थे इसके, ठीक है, क्या थे भाई प्रेसिडेंट, तो ये हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने हैं आगे चल के। और फिर वाइस प्रेसिडेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, 2 लोग थे, एच सी मुखर्जी, और आपके दूसरे थे कृष्णामचारी, वीटी कृष्णामचारी, कृष्णामचारी। एक बार ये याद रखना, ज्यादा तो नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकता है कहीं पूछ ले, माइंड में तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। और एडवाइजर कौन थे, एडवाइजर थे इसके क्या नाम था, राव साहब थे कोई, एक बार देख लेना यार, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, राव करके थे इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। एंड और क्या याद रखोगे, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, तो ये एम एन रॉय ने दिया था, ठीक है। एम एन रॉय ने इसका सबसे पहले आइडिया यानी कि प्रपोज किया था, कब प्रपोज यानी कि बेसिकली कब इनका आइडिया आया था, 1934 में। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब, तो ये बनी थी आपकी 1946 में। और फिर इसको यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फिर एक तरीके से कब डिसबैंड हो गई, तो ये हो गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया था। तो बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया तो उसके बाद ये खत्म हो जाती है। तो 1946 से लेके 1950 तक ये रही है, ठीक। चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसके बारे में और क्या याद रखोगे। हाँ, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल कितना टाइम लगा, तो 2 साल, कितना था यार, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, हाँ। तो आपका 2 years 11 month एंड 18 days का टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल करने में। अरे हाँ, इनका नाम जो पूरा था ना वो था बेनेगल नरसिंह राव, अब याद आया, बेनेगल नरसिंह राव जी जो है वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और और आपका कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास कब हुआ था, तो ये याद रखना, पास हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाने लग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाने लग गए हैं, कब से मनाना स्टार्ट किया, तो ये याद रखना, हमने 2015 से, ठीक है, 2015 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। और 2015 में आपका बी आर अम्बेडकर जी की कौन सी जन्म जयंती थी, तो ये थी 125th, है ना। एक चीज ये याद रखना, कहीं तो ये पूछा गया है काफी पिछले एग्जाम्स में।
तो ये चीजें हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं क्योंकि टाइम है अपने पास बहुत कम। सब्लिमेशन क्या होता है? तो देखो यार, सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई आपका सॉलिड है वो डायरेक्ट आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम लिक्विड टू गैस नहीं होगा, गैस टू सॉलिड नहीं होगा, सॉलिड टू गैस। हाँ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और सब्लिमेशन का देखो एक दो क्वेश्चन और आते हैं तो वो भी यहाँ पे चिपका देता हूँ। सबसे पहले किस टाइप की रिएक्शन होती है सब्लिमेशन में? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एंडोथर्मिक होती है? क्योंकि इसमें जो हीट होती है उस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इस जब कब आप देखना कभी भी, जैसे कि आप ड्राई CO2 उठा लो, क्या हो गया? ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? जो आपका सॉलिड CO2 होती है। तो इसको अगर आप अपने हाथ में लोगे ना तो ये जैसे जैसे वेपर स्टेट में जाएगा ना वैसे वैसे आपको ठंडा लगेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने नेप्थलीन बॉल्स को तो लिया ही होगा, सबने टच भी किया होगा। नेप्थलीन बॉल्स को अगर आप स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर लेके खड़े हो जाओगे तो हाथ में ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये रिएक्शन में हीट नेप्थलीन बॉल्स के अंदर एब्जॉर्ब होगी और ये आपका सीधा वेपर में चेंज होती जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आपका जो सब्लिमेशन होता है, इस प्रोसेस के टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि सब्लिमेशन प्रोसेस हो रही है, आप उसमें टच करोगे बाहर से तो आपको कैसा फील होगा? तो आपको कूल फील होगा। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका एग्जांपल बता ही दिया, नेप्थलीन बॉल्स हो गए या फिर आपका इनको ड्राई आइस हो गया, CO2 हो गया जो सॉलिड CO2 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, पद्मश्री मीनाती मिश्रा क्या है? श्री मीनाती मिश्रा वॉज अ इंडियन क्लासिकल डांसर एंड एक्ट्रेस नोन फॉर हर, ये आपका श्रीमती होना चाहिए, श्रीमती। ठीक है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था ये श्री श्री क्यों लिख दिया। नोन फॉर हर एक्सपर्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी पद्म, अरे यार ये पद्मश्री है, श्रीमती नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। पद्मश्री इनको मिला हुआ है। ठीक है, जो इनका नाम क्या है, मीनाती शर्मा। ये एक क्लासिकल डांसर है। ये कौन से बेसिकली क्लासिकल डांस के लिए ये फेमस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीनाती मिश्रा ना। हाँ, ओडिसी से आपका रिलेटेड है। और अगर आपसे ये कथक से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट एग्जाम्स में, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड 3 नाम है, ये आपको बिल्कुल आपके मुंह जबानी होने चाहिए। एक तो आपके लच्छू महाराज, एक आपके बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी हैं बेसिकली, और फिर आपके एक शंभू महाराज। ठीक है, ये तीनों के तीनों नाम आपके कथक से रिलेटेड है, यानी कथक में ये अपना एक्सपर्टीज रखते हैं और तीनों के तीनों नाम से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। फिर ऐसे अगर मैं आपसे भरतनाट्यम की बात करूं तो फादर ऑफ भरतनाट्यम बोला जाता है भरत मुनि को। ठीक है, किसको बोला जाता है? भरत मुनि को। फाउंडर या फादर भी बोला जाता है, फाउंडर भी बोला जाता है किसका? भरतनाट्यम का। अच्छा, हम भरत मुनि से रिलेटेड एक चीज तो लिखे लो कि नाट्य शास्त्र करके इन्होंने एक लिखा हुआ था, नाट्य शास्त्र, जिसके अंदर जो भी क्लासिकल म्यूजिक है ना अपना, अभी मैंने ऊपर आपसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करी थी, यहाँ पे हम डांस की बात करने लग रहे हैं, क्लासिकल डांसर्स हो गए। तो ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, डांस है, ये बेसिकली कहाँ से निकले? नाट्य शास्त्र से, जिसको किसने लिखा था? भरत मुनि ने ही लिखा था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने क्लासिकल डांसर्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, सेट नंबर 2 या 3 कहीं भी बताया हो, छऊ डांस का, जहाँ पे जिक्र आया था छऊ डांस का, है ना। तो मैंने बताया था छऊ डांस इंडिया का क्लासिकल डांस तो नहीं है, बिकॉज इसको जो संगीत नाटक अकादमी अकेडमी है, संगीत नाटक क्या बोल रहा हूँ यार, संगीत नाटक एकेडमी है, वो बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। लेकिन छऊ डांस को जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये मानती है कि छऊ डांस भी क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है, तो ये 9th क्लासिकल डांस माना जाता है। लेकिन चूंकि इसको संगीत नाटक एकेडमी जो है वो, संगीत नाटक एकेडमी जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो कहीं कहीं नहीं मानते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है। वो वाली वीडियो यार देख ही लेना, कोई भी सेट होगा, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कितने क्लासिकल डांसर्स हैं, क्या उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगेन अब यहाँ पे मैं उसका कच्चा चिट्ठा लेके नहीं बैठूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। ये क्या चला गया? हाँ, राइस ब्रान ऑयल, ये एक्चुअली मराठी में लिखा हुआ है। एक बार जिसको मराठी आती है वो मुझे एक बार बता देना हिंदी में या फिर इंग्लिश में कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है?
तो देखो भाई, यहाँ पे आपके अगर हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी की, तो आपके दो टाइप के सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, एक होते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल। और अगर हम बेसिकली बोलना चाहें तो आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं कन्वेंशनल वाले, कन्वेंशनल कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, और आपके नॉन कन्वेंशनल होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल। नाउ कन्वेंशनल के अगेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है कमर्शियल, एक होता है क्या आपका कमर्शियल, एक होता है आपका नॉन कमर्शियल, ठीक है, नॉन कमर्शियल। तो ये इनके मैं कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूँ, लिख लो, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा अगर फंसना होगा इस टाइप का, नहीं तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है इसमें कोल, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और जब मैं पेट्रोलियम लिख देता हूँ इसका मतलब यहाँ पे एलपीजी, सीएनजी सारा हो जाएगा, ठीक है, ऑयल फलाना डिमाका जो भी है वो पेट्रोलियम के अंदर देख लेना। इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये कमर्शियल ही है, ठीक है, एक तरीके से। देन अगर हम यहाँ पे नॉन कमर्शियल, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे लिखा दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिसिटी किसका एग्जांपल है, तो उसमें आपका क्वेश्चन में कन्वेंशनल दे रखा है, तो ये आपको उस पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल में देखें तो आपका वुड हो गया, फायरवुड वगैरह जो होती है, देन आपका डंग हो गया, काऊ का हम डंग यूज करते हैं ना, गोबर के उपले वगैरह लाते हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं, नॉन कमर्शियल। नॉन कन्वेंशनल में आपका जितनी भी एनर्जी है, लाइक आपका बायो एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, बायोगैस बनाते हैं ना, तो बायो एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, देन आपका विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, और आप अपना वेस्ट से या बायोमास यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, बायोमास। तो इस तरीके की जो भी एनर्जी होती है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो रिन्यूएबल होते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते। तो ये याद रखना, कन्वेंशनल जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं, नॉन कन्वेंशनल यहाँ पे प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ठीक। तो इसका आप देखो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विंड हो जाएगा ना, कहाँ लिखा है मैंने विंड एनर्जी आपका नॉन कन्वेंशनल में, तो ये राइट आंसर हो गया, ठीक। अब देखो पेट्रोलियम लिखा दे, यानी कि पेट्रोल डीजल फलाना डिमाका, क्या बोला है, किसमें आ जाएगा, कमर्शियल अंडर द नेम ऑफ कन्वेंशनल, ठीक है। तो आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, इसको जो भी लिखा रहा हूँ ना बिल्कुल यार टू द पॉइंट चीज है, इसको लिख लो, बहुत काम आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला, ये मैंने एक सेशन कराया था आपको अगर याद हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, एक ही सेशन कराया है वो मैंने, डिजास्टर मैनेजमेंट, जाके एक बार देख लेना, कहीं तो पड़ा होगा यार वो, आई थिंक आपका ICAR टेक्नीशियन T1 वाली जो आपकी प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको एक सेशन या दो सेशन मिलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के, 20-30 मिनट के हैं दोनों, यानी कि 1 घंटे का टोटल लेक्चर होगा, जाके देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जितना भी होता है ना साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे करा रखे हैं, और मेरी आदत है मैं दोबारा बार बार वही चीज नहीं रिपीट कराता हूँ, ठीक है। तो अरे यार क्या हो गया ये, तो एक बार जाके आप उसको देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर मैं क्या करूंगा कि कमेंट सेक्शन में उसकी दोनों वीडियोस को पिन करवा दूंगा, ठीक है, वो देख लेना यार, देख लेना एक बार, थोड़ी मेहनत खुद से किया करो, सर्च करोगे मिल ही जाएगा, या फिर ऐसा डाल देना डिजास्टर मैनेजमेंट पैनेशिया, ठीक है, तो भी मिल जाएगा। तो अब फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वहां से मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, और नेक्स्ट वाले सेशन में और भी इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, आशा करता हूँ मैंने कुछ आपको सिखाया होगा, और मेहनत करते रहिए। ये एक बात याद रखो, ये सरकारी नौकरी लेने की जो एक चाहत है वो आपके अंदर पैदा हुई है, तो उसके लिए काम भी आपको ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा, ठीक है। तो बस एंड करता हूँ सेशन को यहीं पे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।